Alright guys, welcome back to Soulful Enlightenment पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। आज हमारे साथ हैं हमारे इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट सोनम। और आज का दिन जो है 13 जुलाई शनिवार 11:25 AM, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है सोनम के लिए, क्योंकि हम लोग एक ईयर ट्रेनिंग का टेस्ट करते हैं जिसमें कि आपको सुरों को पहचानना होता है या फिर जो सुर बोला जाए उसको गाना होता है। तो पहले लेवल में आप इंडिविजुअल सुर को आंसर करते हो, उसमें पास हो जाते हो तो फिर दो दो सुर को आपको आंसर करना होता है। फिर तीसरा लेवल, 4 लेवल, 5, 6, 7, 7 में मतलब 7 अलग अलग सुर आपको रैंडमली पूछा जाता है और आप आंसर करते हो। तो आज सोनम जो है उस लेवल को पास की है, तो सोनम मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ को अनुभव करके। तो आप अपना अनुभव शेयर करते हैं और आप कुछ पूछने वाले हैं, उसको आप फिर पूछें। तो बताइए आपको कैसा लगा इस पड़ाव तक पहुंच के कि कुछ महीने पहले से आपने यात्रा शुरू की थी। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आपने एनरोल किया। नवंबर। तो तब से लेकर आज तक में मतलब आपका स्टेट अलग था तो रिज़ल्ट अलग होता रहा, आप अलग थे तो रिज़ल्ट अलग रहा, आप बदले तो कैसे रिज़ल्ट बदला, क्या इसके विषय में लोगों को कहना चाहेंगे एंड एनलाइटन द वर्ल्ड। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये था मेरा एक्सपीरियंस कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो आई वॉज नॉट फुल्ली डेडिकेटेड बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब। आई वॉज अ प्रोफेसर इन सम वेल नोन कॉलेज। तो मेरा फोकस इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है। और उस टाइम पर मुझे म्यूज़िक एज अ हॉबी करना था। आई वॉज नॉट वेरी नॉट इंटरेस्टेड टू डू इट एज अ प्रोफेशनल, और उसमें नहीं जाना था मुझे। पर फिर कुछ दिन के बाद मतलब नवंबर में जाकर आपसे मुलाकात, दिसंबर में एक्चुअली आपसे मुलाकात हुई। वो भी मुझे याद है क्रिसमस वेकेशन के टाइम पे तो तभी मैंने मतलब सर से मिली थी, और सर से जब मैंने बातें की तो मुझे काफ़ी एनलाइटमेंट मतलब फील हुआ। और मुझे फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा लगने लगा कि म्यूज़िक को मुझे अब सीरियसली, बिकॉज बचपन से ही मैं गाना गाती थी। और मैं जहाँ पे भी मैंने अगर कहीं पढ़ाई की होगी या फिर अगर मैंने कहीं पे जॉब किया होगा तो लोगों को पता था कि मैं गाती अच्छा हूँ, और हर जगह पे मैंने परफॉर्मेंस भी किए हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बिकॉज़ वो सेल्फ एक कहीं ना कहीं फ़ील हो जाता है आपको कि आप एक लेवल तक ही गा पाते हो। भले लोग आपको बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आप एक ही लेवल तक गा सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकते। बिकॉज सिंस मेरे पास उस समय कोई गाइडेंस भी नहीं था। फिर जब मैं सर से मिली तो उन्होंने फिर समझाया कि कैसे होता है सिंगिंग एक्चुअली, उसका प्रोसेस क्या है, स्टार्ट कैसे करते हैं, और मैं सीधे एंड पे चली गई थी। कई बार वो चीज़ें जो एंड वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत क्योटिक होती हैं, जो आपको पता हो पहले चलता है, भले बाद में लोगों को पता चले ना चले, लेकिन पहले आपको फील हो जाता है। तो जब मैं सर से मिली तो उन्होंने मुझे बेसिक चीज़ें सिखाना स्टार्ट किया। पहले सारे गामा पाधा निसा, ये 7 सुर के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही उसको ही दो, उसके बाद फिर 12 सुर, और फिर उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है सिंगिंग का, जहाँ पे आप नोटेशन समझना स्टार्ट करते हो। और फिर उसके बाद आप उसको नोटेशन को समझकर फिर अगर आप गाते हो तो आपका वो जो पिच है वो प्रॉपर लगता है। ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे पहले कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है म्यूज़िक सिंगिंग में स्पेशली। और नोटेशन की अगर हम बात करें तो नोटेशन सिर्फ सिंगिंग के लिए ही नहीं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी अगर आप प्ले करते हो तो उसके लिए भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो एज अ म्यूजिशियन और अ सिंगर 12 स्वराज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ट्रेड मार्क है सोलफुल म्यूज़िक का। तो हम पहले यही सीखते हैं यहाँ पर आके, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आई बिलीव। बिकॉज मतलब अगर कोई ये कह दे कि वो म्यूज़िक सीख चुका है तो फिर ये बात सही नहीं होगी। बिकॉज म्यूज़िक या फिर ये जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई, इट इज़ लाइक एन ओशन जो आपको एक तरीके के मेडिटेशन वाले जोन में लेकर जाता है। और आप पूरी तरह से ध्यान अगर फोकस नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ये मैंने आज रियलाइज़ किया, क्योंकि इसके पहले भी 7 सुर मुझे आते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं आता था। मतलब ऑब्वियसली सर से मिलने के बाद, लेकिन मैं टेस्ट में पास नहीं हो पाती थी बिकॉज फोकस, अगेन वही फोकस वाली बात थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे फोकस बढ़ता गया और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया सर के आशीर्वाद से, तो वो चीज़ें बढ़ती गई। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आती हूँ। तो मतलब आप ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आज जो रिज़ल्ट में आप पास हुए वो 100% फोकस आने के बाद हुआ। 100% यस। जब तक वो फोकस नहीं रहेगा, जब तक वो ध्यान, मतलब मैंने पहले बहुत मैं स्क्रिप्चर्स वगैरह मैंने बहुत पढ़े हैं, स्पेशली हिंदू स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़े हैं। तो उसमें मैंने बहुत पहले मेरे एक गुरुजी हैं वो बताते थे कि ध्यान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में।
जब वो इंसान अचीव कर ले, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है लाइफ में लोगों को कि लोगों को लगता है कि वो नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है ध्यान करना, राइट। लेकिन मुझे लगा जब यहाँ पर मैं आई तो मुझे जब मैंने सर से बात किया तो वो जिस तरह से बातें बोलते थे तो मुझे लगता था भाई ये हम लोगों के लिए भी पॉसिबल है। मतलब फोकस के बिना कोई काम 100% आप अचीव ही नहीं कर सकते। इसीलिए आज के डेट में लोग, बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस को पा चुके हैं, जिनको ये पता है कि आप फोकस के बिना कोई काम नहीं कर सकते और वो फुल्ली फोकस रहते हैं अपने काम को लेकर, तभी वो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे पहले लगता था कि ये बड़े बड़े महात्माओं की बात है, ध्यान वाली बात, जिसको हम हिंदी में ध्यान बोलते हैं, उसी को फोकस बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुझे लगता था वो सिर्फ साधु संतों की बस की बात है कि है, हमारी तो है ही नहीं औकात वहाँ तक पहुँचने की। लेकिन अगर गुरु आपको वैसा मिल जाए तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट थिंग। क्योंकि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको, मैं मिसगाइड नहीं बोलूँगी, लेकिन अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा से खतरनाक रहा है। तो अधूरे ज्ञान के साथ लोग जो है प्रीचिंग करते हैं और उसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर वो काफ़ी घातक हो सकता है। सो आई बिलीव कि पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और आज के जनरेशन के लिए तो ख़ास तौर पे फोकस, मेडिटेशन जैसी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम, मतलब अगर मैं आज जैसे जो टीनेज वाला जो फेज़ है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो इतने ज़्यादा उनके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं कि वो बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। मतलब उनके पास कोई एक एम नहीं है या फिर वो प्रॉपर फोकस नहीं है किसी चीज़ को लेकर, इसलिए वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं मेंटल लेवल पे, वेदर इट इज़ एंग्जाइटी और डिप्रेशन और बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ गए हैं। हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था। हाँ, डेफिनेटली फील हम भी करते थे, हमें भी उस एज में हमें भी बहुत बुरा लगता था अगर कोई डांट देता था या फिर ऐसा लगता था यार वी आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे वैसे। लेकिन तब वो वर्ड नहीं था, लेकिन अब वो वर्ड आ गया है हर एक चीज़ के लिए। तो इसीलिए आज के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई और आपको मिसगाइड ना कर सके। सो फोकस, और फोकस का रास्ता है 100% डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। So these two revisions are something which we do। तो चलो आपने अच्छा सीखा और रिजल्ट आपने देख लिया। 21 डेज चैलेंज के बारे में भी कुछ आप बता दीजिए, जो हम लोग फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड अफर्मेशन के साथ करते हैं। आज 9th डे में ही आप मतलब सुरों के टेस्ट में पास हो गए, 7 सुर के टेस्ट में। तो मतलब उस चीज़ का क्या वैल्यू आपने फील किया? और जैसे आप 6 बजे सुबह यहाँ पहुँच जाते हो एंड शी इज़ अ मदर, सो शी कुक्स उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए। सुबह उठ के कितने 4 बजे उठते हैं आप? 4 बजे सुबह उठ के आप सारे काम करके आते हो। और ये मतलब पहले आप 6:30 बजे आते थे, फिर मैंने 6 बोला, 21 डेज़ वाला बोला। आपने उस चीज़ को समर्पित भाव से किया, तो क्या मैजिक आपने देखा? और क्या वो सच में ये थियरी जो है फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड अफर्मेशन रिजल्ट लाता है या सिर्फ कहने की बात है? ये ज़रा आप लोगों को बता दें। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे लगा था क्या बकवास है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बिलीफ वाली बात है कि आप सच में अगर आप डेडिकेटेड हो तो वो वैसे भी अचीव कर लोगे। लेकिन ट्रस्ट मी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि उसके पहले भी मैंने 21 डेज़ का 2-3 बार चैलेंज ले लिया था जो 6:30 बजे वाला था, पर नहीं हो पाया था। मे बी शायद कॉन्फिडेंस की कमी थी या जो भी है। मतलब ऑब्वियसली डिटैचमेंट और वो समर्पण भाव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेकर। तो जब ये जो 9 डेज़ का जो मेरा जर्नी रहा है, जहाँ पे मैं कम्प्लीटली, मतलब एक दिन तो ऐसा भी हो गया था कि बारिश इतना ज़्यादा था कि हमारे एरिया में ऑटो भी नहीं था। और उस दिन मैं यहाँ पे 6 बजे पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या बैटल लड़े थे अपने लेवल पे वो मुझे ही पता है। बट देन फिर मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो ईश्वर भी आपको हेल्प करता है उस चीज़ को अचीव करने में। तो उस दिन मतलब एक बाइक वाला आया और उसको मैंने बोला कि भाई ऑटो अगर कहीं मिल रहा है तो प्लीज़ भेज दो। तो मतलब उस इंसान ने जाकर मेरे लिए ऑटो वहाँ पर किसी को भेजा और फिर मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाई। तो वो एक मतलब अलग बैटल था। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह रहता है, आई बिलीव। और पहले भी मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा फील मैंने पहली बार किया है। इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है वो मैंने अब फील करना स्टार्ट किया है थ्रू द म्यूज़िक। और यही मेरा एक्चुअली ड्रीम भी था म्यूज़िक को सीखने का, क्योंकि मैं वो कनेक्शन फील करना चाहती थी। म्यूज़िक मोर देन एनीथिंग एल्स, मुझे वो पावर जो है उससे कनेक्टिविटी बनानी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी स्टार्ट जर्नी थोड़ा बहुत फील तो होने लगा है मुझे वो कनेक्शन। तो मतलब आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैं नहीं बोलूँगी कि हूँ, बट हाँ, जो मेरे लाइफ में फेजेज़ आए उससे मुझे हमेशा ऐसा लगा कि स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑलवेज़ बेस्ट फॉर यू।
आपको हमेशा उसी डायरेक्शन में चीज़ों को सोचना चाहिए, तो ही आप सही डिसीजन ले पाते हो। जैसे कि सर बोलते हैं कि आइदर यू बी सेल्फलेस, और अगर सेल्फिश हो तो भी ईश्वर आपसे वही काम कराएगा जो बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा। सो वही चीज़ है, पहले मैं अपने बारे में, अपने परिवार में ज़्यादा इंगेज रहती थी, लेकिन अब मैं डेफिनेटली उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा उस लेवल से बाहर के बारे में भी सोचना मैंने स्टार्ट कर दिया है कि हाँ, मतलब लाइफ सिर्फ वहीं तक नहीं है। स्पेशली बीइंग अ हाउस वाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं। बीइंग अ ह्यूमन, बहुत शक्तियाँ होती हैं हमारे अंदर, लेकिन हम अपनी एनर्जीज़ को एक ही जगह पर अपना लाइफ डेडिकेट कर देते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब होना चाहिए, अच्छी बात है वो भी, लेकिन अगर आपने उस एनर्जी को ही नहीं फील किया तो मुझे लगता है वो गलत है। मतलब अगर आपने ईश्वर को ही फील नहीं किया अपने पूरे जर्नी में, आप सिर्फ करते गए, तो वो तो थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है। मतलब हर एक इंसान को इक्वल राइट है कि वो उस शक्ति से जुड़ सके। तो ग्रेट। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज़ सीखा कि सोनम ने कैसे सीखा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ डेफिनेटली एक आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुआ होगा। और नाउ विल कम बैक टू सोनम्स क्वेश्चन। ये तो इन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या सीखा यहाँ से, क्या अनुभव किया। अभी सोनम कुछ क्वेश्चन पूछेंगी। सो दिस इज द सोलफुल एनलाइटनमेंट पॉडकास्ट सीरीज़ का येट अनदर एपिसोड। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन। सो मेरा क्वेश्चन जो है वो अगेन शान के ही क्वेश्चन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। मतलब शान का क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि टेररिस्ट भी अगर कर रहा है पूरे डेडिकेशन, मतलब उसका क्वेश्चन बेसिकली स्पिरिचुअलिटी पर ही था, और उसका क्वेश्चन ये था कि अगर हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी है तो मतलब अगर टेररिस्ट भी अटैक कर रहा है तो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी होगी, तभी वो उस चीज़ को कर पा रहा है। तो आपने आंसर दिया था कि मतलब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपका पीस ऑफ माइंड और फोकस, और 1-2 चीज़ें आपने बताई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें, तो बॉर्डर पे जो सोल्जर लड़ता है, अगर इंडियन सोल्जर है तो डेफिनेटली उसके हाथ कभी नहीं कांपेंगे अगर पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट है या कोई ऐसा है जो हमारे इंडिया को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर वो पीस ऑफ माइंड हमेशा रहेगा। सेम चीज़ जो है वो सामने वाले के लिए भी अप्लाई होता है। अगर पाकिस्तान में भी कोई है तो अगर उसको भी इंडियन किसी सोल्जर को मारना होगा तो उसके हाथ नहीं कांपेंगे, तो उसमें गलत तो नहीं है कुछ भी, तो वो भी सही है। तो अगर हम टेररिस्ट की बात करें तो टेररिस्ट के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल भगत सिंह की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में उनको टेररिस्ट माना जाता है बाय ब्रिटिशर्स। उनको टेररिस्ट मानकर ही उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन हम उनको नेशनलिस्ट मानते हैं, राइट। हम उनको एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं क्योंकि हमारे लिए उन्होंने देश के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम डिफाइन करते हैं इन सब चीज़ों को, बिकॉज हो सकता है कि जो सामने वाले के लिए सही नहीं वो हमारे लिए सही है, लेकिन फिर अगर हम बात स्पिरिचुअलिटी की करें तो वो एक लेवल इंडिया पाकिस्तान पे तो नहीं है ना। मतलब अगर ईश्वर है तो वो सबके लिए इक्वली है, वो सिर्फ इंडिया के लिए या सिर्फ यूरोपियन के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं है, वो सबके लिए इक्वली है। अगर वो ह्यूमन बींग्स हैं तो सबके लिए इक्वल काम करता है, तो फिर ये चीज़ कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज इन? जैसे मतलब आपका सवाल क्या है कि हाँ, मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है कि हम जो चीज़ों को सही, मतलब हम इंसानों ने चीज़ों को एक पैरामीटर दे दिया है, ठीक है, और जैसे किलिंग टू समवन इज़ नॉट राइट, वो मैं भी मानती हूँ, लेकिन अगर हम बात भगत सिंह की कर रहे हैं तो भगत सिंह ने अगर जो भी किया, अगर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया तो वो भी तो सही ही था, वो दैट वाज रिक्वायर्ड, अगर उनको फांसी की सज़ा लगी तो वो भी सही था, क्योंकि उनकी फांसी लगने के बाद लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि हमें अपने देश के लिए इस तरह से करना चाहिए। तो हम इस, और लेकिन अगर हम वही सेम चीज़ अगर स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं वहाँ पे तो वो चीज़ थोड़ा अलग हो जाता है ना, वो अलग लेवल पे काम करने लगता है, क्योंकि भगत सिंह ने जो किया वो एक सोसाइटी में रहकर किया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक सोसाइटी में तो डिफाइंड नहीं होता, या वो कन्फाइंड वहीं तक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत वेग चीज़ है, तो आप उसको कैसे सही बोलोगे? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि हम जो कर रहे हैं वर्तमान में उससे जन का कल्याण हुआ या जन का विनाश हुआ, उसका कंक्लूजन क्या हुआ। लाइक सती ने खुद को, मतलब सती माता ने खुद को जला लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि प्रजापति दक्ष
तो उनके जो पिताजी थे, वीरभद्र मतलब महादेव के जटा से निकले हुए वीरभद्र, वो प्रजापति दक्ष के पास आके उनका गला काट दिया। राइट। बट इस कहानी से हम लोगों ने कुछ सीखा कि क्या करने से क्या होता है। द्रौपदी का जब चीरहरण जब हो रहा था तो उस वक्त दुर्योधन और बाकी सब लोग थे वहाँ पे। जब उस चीज़ के आप हिस्सेदारी होते हो तो आप कंक्लूड कहाँ पर होते हो। और जब द्रौपदी ने किसी को हृदय से कृष्णा मान लिया, अपना मान लिया, तो उनका सुरक्षा कैसे होता है। और जो चीज़ें कुछ मान के लिए हानि करना चाह रहे हैं उनका कंक्लूजन कैसा होता है। तो when you talk about Bhagat Singh or when you talk about anyone, कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आई थिंक पुलवामा वगैरह में कुछ हुआ था जिस पर कुछ मूवीज़ वगैरह भी बनी, तो उन्होंने कुछ अटैक किया, फिर हम लोगों ने कंक्लूजन में क्या कुछ उधर जाके कुछ रिप्लाई दिया गया, बट उससे कंक्लूजन क्या मिला। कंक्लूजन ये मिला कि डू नॉट पर्पसली डिस्टर्ब, वी हैव द पावर विच कैन बी बैकफायर हो सकता है। डूइंग एनीथिंग जिसका कंक्लूजन जो है फॉर द एंटायर मैनकाइंड, इट शुड बी गुड। अब गुड और बैड, किसी का गुड है किसी का बैड है, तो हम एक वोट पोल करते हैं। जैसे आज प्रजातंत्र या स्वतंत्रता, आप मतलब आज वोटिंग सिस्टम है हमारे पास कि हम चीज़ों को मतलब चुन पाए। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, so this statement itself defines कि वो ऊपर है नहीं, वो हम सब में है। जो कि अधर्म का सोच आप पैदा कर सकते हो, लेकिन उसका विनाश करने के लिए वो आ जाएंगे। तो आज आप देखो कि किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे आप फाइनेंशियली देख लो या कोई गलत करके कितना पावरफुल है। इफ यू वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या एनी अदर कंट्रीज, तो ये टॉक अबाउट कि आप उनका, चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो, वो लोग ज़्यादा उनका रीच बड़ा नहीं हो पा रहा। और कहीं ना कहीं मतलब अभी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन हो रहा था, मैंने मतलब मेरे पिताजी ने मुझे भेजा कि पाकिस्तान का जितना, क्या बोलते हो, जीडीपी बोलते हो, जीडीपी, सॉरी आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई एम स्टिल लर्निंग। सो मतलब जितना उसका जीडीपी है उससे ज़्यादा शायद एलआईसी का का मतलब उनका नेटवर्थ वगैरह है। तो आप देखिए कि अगर आपका बल जो है वो निर्बल में बन रहा है, अगर आपके साथ कम लोग हैं और खिलाफ ज़्यादा लोग हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि दैट बिकम्स द साइन ऑफ द यूनिवर्स। एंड सपोज अगर कोई 1000 लोग एक चीज़ के विषय में कुछ कह रहा है लेकिन 10 लोग नहीं कह रहा, तो यहाँ पे हम वोटिंग करके देखते हैं। जैसे आज इस वर्ल्ड में या अभी जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को पीस स्टेट अच्छा लगता है, हम एक वोटिंग पोल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि शायद ज़्यादा लोग होंगे जो पीस को चुने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने हक को चुने या अपने इंसाफ को चुने। तो आप देखो कि आप क्या चुनते हो, या एज ए ह्यूमन बीइंग हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम इसको चुनते हैं, या हम लोग झगड़ा कर रहे हैं इसको चुनते हैं।
मतलब what is giving us peace and the world, what is giving the world the peace, right? So that is very important. तो सही गलत वाली जो चीज़ है, मैं इसको कैसे डिफ़ाइन करता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि मतलब चीज़ें अगर मेजॉरिटी लोग जो हैं दे आर सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हेन मेजॉरिटी को भी छोड़ दो, आपका सोल कॉन्सेप्ट, मतलब इंडिविजुअली एक बार हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि डू यू थिंक कि ऐसा ये चीज़ होना चाहिए, यस या नो? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर घुस के कोई आपके बच्चे को गोली मार दे? ऑफ कोर्स नहीं। क्या मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे फैमिली के साथ कुछ, या हमारी बहन बेटी माँ के साथ कुछ, या हमारे घर को जला दिया जाए, या हमारे लोग हैं, तो विल वी फील गुड? या मतलब जो कर ही रहे हैं क्या उनको ये चीज़ अच्छा लगेगा कि मतलब उन्हीं के घर में मतलब कुछ ऐसा हो जाए? तो सी, अगर आपको इंडिविजुअली वो अच्छा लग रहा है कि चलो बहुत अच्छी बात है, तो आई विल नेवर आर्ग्यू विथ यू, ठीक है, दैट इज़ गुड फॉर यू, यू ट्राई टू डू थिंग्स वट एवर यू कैन. बट द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग एंड किलिंग अदर्स, डेफिनेटली यू विल बी किल्ड. जैसे कसाब आए, तो वो आए और वो अपना कार्य शुरू किए, लेकिन हमारे जन्मदिन के दिन उनको फांसी लग गया, शायद कुछ साल बाद. बट यू मस्ट थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप जो चीज़ करने जा रहे हो उसका कंक्लूज़न क्या होना है. क्या उस कंक्लूज़न में आपको उनका परमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब उनका परमिशन मिल रहा है तो मतलब यू विल डू बेटर थिंग्स, इट विल बी गुड फॉर द मैनकाइंड. उनका चीज़ वही है कि आप लोगों के लिए अच्छा करो. आप अगर लोगों के लिए कुछ बुरा करके आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो देखो फिर आपका अच्छा नहीं होगा, मतलब दिस इज फॉर श्योर, यू विल बी ऑल्सो किल्ड. यू किल, यू विल बी किल्ड. तो ये डिसीजन इंडिविजुअली हम लोग ले सकते हैं, और इसका आंसर इंडिविजुअल स्टेट पे हो सकता है. फॉर मी इट इज़ लाइक कि विच इज़ नॉट गुड फॉर द मैनकाइंड. आई वुड लव टू ट्रीट समवन एज आई वांट टू बी ट्रीटेड. मतलब मैं सामने वाले का उतना इज्जत करूँगा जितना मैं जितना मैं खुद चाहूँगा कि लोग मेरा इज्जत उतना करें. सो दैट्स द थिंग, एंड दिस इज आई विल से कि राइट रॉन्ग वाला चीज़ जो है, पीपल हैव दिस लिबर्टी, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का माइंड स्टेट अलग होता है. कोई अगर किसी को मारने का निर्णय लिया है तो कुछ चीज़ें होंगी ऐसी, बट आप देखिए कि उसके बाद क्या आप उस इश्यू को रिजॉल्व कर पाते हो. लेट्स सपोज किसी ने लेट्स सपोज कोई एक बार कुछ हमला किया, या आतंकी हमला हुआ, या कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन क्या आपने इश्यू को रिजॉल्व कर लिया? आपको ये देखना है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो चीज़ हो नहीं पा रहा है और फिर भी आप किए जा रहे हो, मतलब आपका फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, जन का भी नुकसान हो रहा है. मतलब देन इट इज़ अ टाइम वेयर यू थिंक कि मतलब भाई मुझे जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा. जैसे कब से हम लोग मूवी देखते आ रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. दिस में भी कंट्रोवर्शियल, बट आई एम सेइंग कि ये अटेम्प्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, या ऐसी चीज़ें जो कुछ भी है, बट क्या हम उस चीज़ को कर पाए? अब देखिए, मुद्दे की बात यह है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक ही थे. ट्रू, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग. और मतलब हमने डिवीज़न कर दिया, एग्जैक्टली. यू नो, हमने एक लकीर बना दिया कि ये हमारा है, ये हमारा है. मतलब जब सब हमारा ही है तो हम हमारा और क्या बना रहे हैं? तो एक वे में इफ़ यू लुक इनटू थिंग्स, मतलब आई नो कि बहुत सारे लोग के लिए ये इतनी सरल चीज़ है कि सब तो हमारा ही है, वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा. इट्स लाइक हम अगर चाहें कि मेरे को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए तो आई विल बी स्ट्रगलिंग ना. बट अगर पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है, अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब हमारे हैं, इफ़ आई एम थिंकिंग इन दैट वे, तो आई डोंट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. बट व्हेन आई विल से कि मेरे को चाहिए, व्हेन आई विल से कि मेरे को ये चाहिए मेरे नाम पे ऐसा, तो देन द स्ट्रगल विल हैपन. क्योंकि लोग बोलेगा नहीं, यहाँ पे तो मेरा पेटेंट है ना, ये तो ब्लू स्टार का है, तो तुम इसको अपना कैसे बना सकते हो?
फिर तो वो चीज़ें और क्लैशेस होते हैं। तो या दिस विल बी द थिंग कि वी शुड गो टू द पास्ट यहाँ पर, एंड वी शुड गो टू द हिस्ट्री एंड सी कि मतलब व्हाट एंड हाउ डिड दिस हैपन, और उससे कितनी नुकसान हुई और कितना प्रॉफिट हुआ। यानी से कि मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे आप डिग्रेड होते जा रहे हो और फिर भी आप वो करना चाह रहे हो और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, फिर भी आप ये कर रहे हो, तो आप करते रहो आप, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, वो तो तय है कि आप अधर्म करो उसका विनाश होना तय है, क्योंकि वो ऊपर है। इस दुनिया में कोई भी अधर्म करके मतलब आगे बढ़ जाए। आई थिंक देयर वाज सम लीडर हु वाज दैट, कोई तो थे जो मतलब जीतते जीतते ये अलेक्जेंडर, नहीं, कोई एक था ना जो कि मतलब सिकंदर, सिकंदर, आई थिंक, यस, उसी को अलेक्जेंडर। ओके। तो मतलब वो मतलब ऐसा बहुत कुछ जीतते गए, इधर से उधर आए, इधर से गए, इराक गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। वो एक वक्त पे बहुत बड़े मतलब सिर्फ इंडिया ही बचा था। हाँ, मतलब वो करते रहे, लेकिन कंक्लूजन क्या हुआ? आज वो तो विजेता नहीं है ना, पूरे दुनिया के विश्व मालिक विजेता वो नहीं तो बनता नहीं है। है ना। True. से आप जो भी करना चाहते हो, आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप अगर सबसे बड़ा बनना चाहते हो तो आपको वो सोच सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि आपसे बड़ा कोई है। उस बड़ा को बड़ा मान लो। तो फिर ये बड़ा बनने वाला चीज़, बड़ा बनने के लिए प्रेरित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा बनने के लिए आप जो है उत्तेजित हो जाए और फिर आप साम दाम दंड भेद करने लगे, वो चीज़ जो है, क्योंकि आप बढ़ा के तो देखो हाथ कभी, मतलब अधर्म के लिए देखो, आपका हाथ काटने वाला कोई पैदा हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कोई यहाँ पे किसी के साथ अधर्म करके देखे? आप हो और भी बच्ची है यहाँ, नसरीन है, यहाँ पे 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, मैं भी एक हूँ, तो 5। तो मतलब इसी जगह पे अगर कोई अधर्म करने लगे तो आप देखिए यहाँ पे, लेट्स सपोज अभी आयुष अगर किसी को मारने लगे दनादन, हाँ, या लेट्स सपोज कि सडनली मतलब कोई भी कुछ भी करने लगे, तो आप देखो इमीडिएट एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग अराउंड क्या होगा कि इमीडिएट वो रोकेगा। True. तो ये जो मतलब है, जो कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, इसका मतलब कि जब जब धर्म का उल्लंघन होगा, कुछ चीज़ें कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो मैं जो हूँ वो किसी में पैदा हो जाऊँगा और उस चीज़ का विनाश कर दूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका गलत सही है, तो आप गलत करें, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा। बट देन सर वहाँ पे भी वैलिडेशन वाली बात आ जाती है, आयुष ने जो बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ही टाइम पे 2 ऐसे लीडर्स हैं जो दोनों लोक सेवा ही कर रहे हैं एक अपने अपने तरीके से, और दोनों को ही लोग सही मान रहे हैं। अगर हम फ्रीडम फाइट की बात करते हैं, अब क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मैं उसी से रिगार्डिंग बात करूँगी, तो उसमें भी आप देखिए जैसे बहुत सारे लोग भगत सिंह को उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गांधी जी से इंस्पिरेशन लेते हैं, राइट। सो बहुत लोगों का मानना है कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ये लोग अगर नहीं होते तो शायद हम इतना जल्दी हमें आज़ादी नहीं मिलता। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि अगर गांधी जी ने वो मास मूवमेंट नहीं किया होता तो हम जल्दी आज़ाद। तो वही क्वेश्चन वहाँ पे ये उठता है कि आप कैसे उस चीज़ को, उस पॉइंट को वैलिडेट करते हो कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस ने किया या फिर जो भगत सिंह ने किया वो भी धर्म ही था, और जो गांधी जी ने किया वो भी धर्म ही था। लेकिन दोनों के तरीके जो थे वो बिल्कुल अलग थे। जैसे भगवान कृष्ण का तरीका बिल्कुल अलग और भगवान राम का तरीका धर्म को समझाने का बिल्कुल ही अलग। तो वो जो चीज़ है मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, तो द थिंग इज़ कि देखिए उन्होंने कुछ तो ज़रूर किया है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या महात्मा गांधी हो, उनका कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर रहा है। ट्रू। अब हम उस कंट्रीब्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, राइट। कि डेफिनेटली महात्मा गांधी कुछ तो है कि आज आप जीत गए टेस्ट तो आपको 500 रुपये मिले, तो उसमें महात्मा गांधी है, उसमें मेरे हिसाब से
आई वुड नॉट से एनीवन्स नेम, लेकिन कोई और नहीं है, तो मतलब उनका कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा है। सी कुछ चीज़ें हो सकती है कि उनकी गलत हो गई हों लोगों के पर्सपेक्टिव से, लेकिन कुछ तो उन्होंने अच्छा किया होगा जिसके वजह से आज चीज़ें हैं, या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह जी। सो द थिंग इज़ कि हम जिनके भी विषय में बात कर रहे हैं उनसे हमें ये देखना है कि उन्होंने अच्छा क्या किया, उसका पॉइंटर्स हमें बनाना है। और जो उनसे मतलब हमारे नॉलेज के तहत जो उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई, उसको हमें मद्देनज़र रखना है कि हम उस चीज़ को ना करें। मतलब बी द पर्सन हु इज लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक एंड गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स अचीवमेंट। तो वैसा अगर आप चीज़ कर लेंगे तो आपको मतलब डेफिनेटली हर किसी का तो नाम, अब आपका जो पड़ोसी है जो भी है, मेरे को भी नहीं मालूम अभी उसका नाम तो नहीं है ना, मतलब उस चीज़ में। तो अगर कोई लीडर्स हैं, कोई अगर इतिहास के पन्नों में है, तो डेफिनेटली उन्होंने एक कण तो वो कुछ किया होगा। आज अगर गूगल पे आप सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखो या डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लिखो, महात्मा गांधी का लिखो, तो इतिहास उनका मतलब विकिपीडिया बना के रखा है या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे की है जो कि लोगों को मतलब एक स्मृति में आने वाली चीज़ है, होनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट विल टेक। विल नॉट सी कि उन्होंने राइट कर दिया, उन्होंने रॉन्ग कर दिया, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया। अगर महात्मा गांधी जी ने कुछ गलतियाँ उनसे हो गई तो उन्होंने ज़रूर कुछ अच्छा भी किया होगा। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का भी मतलब होता है ना कि जब पॉलिटिकली आप चीज़ों को देखते हो तो कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी सही। आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है कि उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया कि लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो आप देखो कि वोटिंग वाला चीज़ जो है मतलब रिज़ल्ट अलग हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें फिर अच्छी भी लगी। तो हमें वी हैव टू बी दैट पर्सन हु इज़ अ कलेक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूशन and filter of the mistakes. Okay. So be the collector of the contribution of the seniors or the people around you, and be the filter who filters the something which couldn't be done in a better way by your people around you or whom you think कि उसका रास्ता अलग हो सकता था. That is how it will be helpful. ओके सो मतलब मुझे ये समझ में आया इस पॉइंट से कि अगर आप इंटेंशनली कोई चीज़ गलत नहीं करते हो, अगर आप इंटेंशनली ये सोच दूसरों के लिए करते हो तो वो चीज़ सही ही माना जाता है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली किसी को जानबूझकर अगर परेशान करने के इंटेंशन से काम कर रहे हो तो वो अधर्म में ही आएगा। हाँ, मतलब फिर आपका एग्जिस्टेंस जो है उसी चीज़ में मतलब गिना जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे थे और आप क्या कर पाए। जैसे आई थिंक अभी हम लोग कोई मूवी देख रहे थे नसरीन, दैट वाज अ मराठी पिक्चर, व्हाट वाज दैट नसरीन, जो किन्हीं के बच्चे पर था, संभाजी या कुछ था। हाँ, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तो उनके बेटे शिवाजी पर, महाराज। हाँ, तो मतलब उन पर पिक्चर बनी जिसमें कि लोगों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, उनके आँख तक को निकाल दिया गया या पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसा था। बट उनको भी ये चीज़ मानना पड़ा कि भाई इसके जैसा अगर एक बंदा हमारे तरफ होता तो हम लोग पूरा कायनात जीत सकते थे। तो सी वो उनको झुकाने के लिए मतलब उनके मान को कि तुम हार मान जाओ, वो कुछ करने की कोशिश किए। तो उनका नाम हम ऐसे देख रहे हैं कि चलो ही वॉज समवन जो कि सामने वाले को इस लेवल तक कर दिया कि उनको टॉर्चर किया गया, तो उनका नाम इस लिस्ट में आ गया। ही वॉज द वन हु ट्राइड टू बी पावरफुल by putting the physical energy or decaying someone's body, but he failed. Someone's mental state was so powerful कि उनका आँख निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने कुछ चूँ से चाह नहीं बोला और आवाज़ भी नहीं निकाली। तो now you see कि which path you choose, कि आप ये बात को चुनते हो कि आप लोगों पर, तो अगर ऐसा आप जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, आप अधर्म करने का सोचे तो आपके सामने एक कोई धर्मवीर आ जाएगा और वो बोलेगा कि तुम्हारा जो अकड़ है तुम उसको समझो कि तुम पूरे दुनिया को जीत सकते हो, मुझे हरा नहीं सकते। ठीक है, तुम दुनिया जीत जाओ, लेकिन तुम्हारे मन में एक मलाल रह जाएगा कि तुम मुझे नहीं हरा पाएगा।
ट्रू। तो भगत सिंह ने खुद को फांसी दे दिया, सुखदेव राजगुरु और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद को फांसी दे दिया। बट नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे हमें सीखने वाली बात यह है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जैसे बहुत लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा लेकिन उनका नाम इसलिए हम लोग आज याद रख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद सोचिए ना कि आप अगर अपने आप को अभी फांसी लगा दो कि हम सब लोग अच्छे से जी पाए, राइट। तो ये एक बहुत ही अलग मेमोरी है। तो इज डूइंग गुड फॉर अदर्स एंड वेयर योर पर्पस इज नॉट टू डिफेम others, where your purpose is to enlighten others and help others. भगत सिंह जी कुछ गलत करके भी आज़ादी के मार्ग में अपने नाम को प्रज्वलित कर दिया ना समय के अनंत काल के लिए। तो ठीक है, बाहर के लिए में भी वो सही नहीं हो, लेकिन इतिहास तो उनको प्रणाम करेगा कि उन्होंने कुछ योगदान किया। कुछ गलती हो गई होगी लेकिन कुछ योगदान भी रहा, इसलिए भगत सिंह इज नॉन एज अ फ्रीडम फाइटर एंड राइट टू फ्रीडम। तो लेकिन सर यहाँ पे अगेन वो वैलिडेशन वाली बात आ जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी ये बात गीता में बोला है, आई डोंट नो, मतलब मेरा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर धर्म के लिए भी कोई छल किया जाए तो वो धर्म ही माना जाता है। तो हाँ, सी इट इज आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? अच्छाई के लिए कर रहे हो? मतलब कभी कभी माँ जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए पति से झूठ बोलती है ना? तो वो झूठ क्यों है? वो झूठ इसलिए है कि वो क्षण के लिए उनका बच्चा जो है डांट ना खा जाए, माहौल ना बर्बाद हो जाए, मतलब चीज़ें बिगड़ ना जाए। तो ऑब्वियसली यू शुड सी कि आप जो भी कर रहे हो वो पीस के लिए कर रहे हो या अशांति फैलाने के लिए। अब कहीं पे देखो कि आप फिर कहीं की बात भी देख लो आप, या चीज़ें कि आप क्यों करना चाह रहे हो कि आपको, मतलब कहीं ऐसा इसलिए करना है, मतलब राम जी को इसलिए वो बाहर भेजी शायद कि उनके बेटे को पद मिल जाए। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य, उस भाई ने क्या किया, उसने खड़ाम रख दिया कि भाई वो जगह आपका है। तो उनका चीज़ों को अलग ढंग से कूटनीति करके बच्चे को कुछ दिलाना, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। वो उन्होंने वो कुर्सी नहीं स्वीकारा, उनपे वहाँ पे उन्होंने खड़ाम रख दिया था उनका, राइट? तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसका सोल पर्पस क्या है? खुद को जीतना, खुद को बाजीगर बनाना, लोगों को हरा के, तो वो तो आप नहीं हो पाओगे। आप देखोगे विडंबना ऐसा हो जाएगा कि ले बेटे को ही नहीं बैठना है उस पर। तुम अपने बच्चे के लिए, कुर्सी के लिए, मतलब राम को बाहर भेज दिए, अच्छी बात है, लेकिन भाई वो तो दोनों भाई, मतलब आप ही के, जिसके लिए आपका भी मोहब्बत बहुत बड़ा है। आप भी मतलब यू आर डूइंग गुड फॉर योर सन, बट वो सन जो है आपका, वो उससे भी बड़ा सोच रहा है, मतलब वो भी, मतलब आप जिनको नीचे करना चाह रहे हो वो उनको भगवान मान। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो अच्छाई के लिए कर रहे हो या स्व के लिए कर रहे हो। जहाँ पर आप देखोगे स्वार्थ रहेगा तो विनाश होगा। मतलब वही स्वार्थी लोग का विनाश होता है, और स्वार्थी लोग कोई बहुत बड़ा इंस्पिरेशन नहीं बन सकते कि चलो आप बड़े स्वार्थी हैं, आपकी तरह स्वार्थी बनते हैं। तो हमेशा से जो है परमार्थी लोगों का ही विजय होता आया है। और हम लोग भी, आप भी अपने बच्चे को किसका शिक्षा दोगे? ऑब्वियसली, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब लोग अपने इंडिविजुअल स्टेट को कैसे ट्रेन करना चाहेगा। कि अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूँ कि लुक इनटू द पीपल दोज हु आर वेरी वेरी अनसक्सेसफुल, गेट मोटिवेटेड बाय देम, कि वो कुछ नहीं कर पाए, देखो ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा कि ये देखो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या चुनोगे? जैसे हर लोग कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप बैठे हुए हो, सब लोग कोई गिटार सीख रहे हैं, कोई सितार सीख रहे हैं, कोई सिंगिंग सीख रहा है, कोई कीबोर्ड सीख रहा है, ऋषभ भी कुछ कर रहा है, एडिट कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग समथिंग, शान भी कर रहा है। अगर पॉसिबिलिटीज़ में हम उसका 2 चीज़ में से एक चीज़ पे ध्यान देने लगे कि भाई ये तो कुछ गलत हो जाएगा, तो देखो आपका स्टेट क्या होता है, कुछ सही हो जाएगा, आपका स्टेट क्या हो जाएगा। तो व्हाट स्टेट डू यू चूज़? अब जो भी आप स्टेट चुनोगे वैसे ही आप बन जाओगे।
तो वैसा ही आपका नेगेटिव थॉट्स होगा। अगर आप नेगेटिव लोगों को देखोगे, पॉजिटिव देखोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। वॉट एवर इज गुड फॉर द मैन काइंड इज धर्म, वॉट एवर इज नॉट गुड फॉर द मैन काइंड, वो कोई ना कोई आके आपके सामने खड़ा होकर आपकी वाट लगा देगा। ओके। सो दैट इज़ देयर, और वो हमेशा से चलता है, और इनफैक्ट वो आज भी चल रहा है। आज भी कोई कुछ करना चाह रहे हैं बड़े लेवल पे, लेकिन आप देखो चीज़ें बिगड़ रही है। अभी आप देखो कि कहीं कुछ अटैक हो रहा था, आई थिंक किसी ने कुछ कर दिया, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी मच इनटू दोज न्यूज़, बट किसी कंट्री ने किसी पे अटैक किया और फिर वो कंट्री जो है लगभग बर्बाद हो गया। हाँ, रशिया एंड आई गेस हाँ, यूक्रेन और समथिंग। रशिया सो नाउ सी कि आपने मतलब सोए हुए व्यक्ति को या किसी के घर में चहल पहल को आपने अधर्म मतलब कुछ करने की कोशिश की, तो फिर आपको भी वो चीज़ झेलना पड़ा। तो आप गलत करके देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई किसी को गलत तरीके से छू के देखो, यू विल गेट अ चाटा। लेकिन तुम किसी को प्रेम पूर्वक छू के देखो, तुमको प्यार भी मिल सकता है। तो मतलब आज हो रहा है, यस हो रहा है, तो उसका आप कंक्लूज़न देखो। उनका कंक्लूज़न में अस्थिरता, फिर मतलब डिस्टर्बेंस बहुत तरीके का, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। मतलब कोई चोरी करके भाग रहा है तो वो तो भाग ही रहा है ना, कि कहीं उसको कोई देख ना ले। तो आप देखो वो स्थिर स्टेट में नहीं है। तो आज चीज़ें हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उनका आप स्टेट देखो, उनका स्टेट ऑफ बीइंग देखो। आज बहुत लोग चोरी करके कमा रहे हैं, लोगों को ठग के कमा रहे हैं, लोग ओटीपी मांग के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि उनका स्टेट कैसा है, हाउ आर दे, मतलब वो स्टेट है उनका जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है, और एक स्टेट है जहाँ पे कि लोग प्रेम पूर्वक जी रहे हैं। तो व्हाट डू यू चूज? एंड जहाँ पे चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो रही हैं, लोगों को भी अच्छा मैसेज दे रहा है, तो दैट बिकम्स अ बेटर थिंग। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल पाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन सोनम। आने वाले समय में आई प्रे मतलब ईश्वर से कि आप बहुत बड़ी सितारिस्ट बने, जैसे पंडित रविशंकर जी भारत रत्न बन पाए। तो मैं ये प्रार्थना करूँगा कि नसरीन और सोनम दोनों भारत रत्न बने, एक साथ ही भारत रत्न जीते, और कुछ भी संभव है। और आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम लोग एक विद्यालय हैं और विद्यालय में सीखा जाता है और सीख के सिखाया जाता है। तो हम लोग सीखेंगे, कुछ सीखने योग्य रहा तो हम आपसे सीखेंगे, और कुछ सिखाने योग्य रहा तो सिखाएंगे। तो शुक्रान, खुशामदीद, looking forward for the next episode, and do share with your family and friends, especially those who need the soulful enlightenment.